What is a tribal situation in India? इसमें हम पढ़ते हैं क्या वेरिएबिलिटी क्या आती है, कैरेक्टर ट्राइबल पॉपुलेशन की जब हम पढ़ते हैं तो हम उनमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम सोशियो इकोनॉमिक, उनकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, अब उनमें वेरिएबिलिटी क्या है, बायोलॉजिकली क्या क्या वेरिएबिलिटी है, जेनेटिकली क्या क्या वेरिएबिलिटी है उनमें। ठीक है, सबसे पहले ट्राइब होती क्या है। ट्राइब बेसिकली बड़े सारे लोगों का इकट्ठे होके रहना को हम बोलते हैं ट्राइब। तो उसमें क्लैंस होते हैं, उसमें जिनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, एक अपना रिलीजन होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो एक इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, और जो अदर सोसाइटी से डिफरेंट है, कास्ट सोसाइटी से डिफरेंट होती है ट्राइबल कम्युनिटी। तो सोशल ट्राइब की प्रोफाइल अगर हम बात करें तो ठीक है, तो ट्राइबल में हम देखो बात करते हैं पार्टिस बायो जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब देखो बायोजेनेटिक का वेरिएबिलिटी का हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम क्या पाएंगे। देखो कि क्या क्या जेनेटिकली कैसे डिफरेंट है जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो क्योंकि जो ट्राइब्स हैं वो इसलिए डिफरेंट है उनके जीन्स, क्योंकि वो अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो उनका तो डीएनए जब उनके एनालिसिस किया जाता है तो जहाँ मेनलैंड में जो रह रहे हैं ट्राइब्स, जहाँ फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रह रहे हैं, तो ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जो माइग्रेशन हुई है 70,000 साल पहले, बिफोर द प्रेजेंट। तो अब देखें जो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट क्या कहता है। एक प्रोजेक्ट था जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, जेनेटिकली कैसे होते हैं ट्राइब्स। ठीक है, अब सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के ट्राइब्स हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ट्राइब हैं, सेंट्रल हिमालयाज के ट्राइब हैं। ओके, तो उसके बाद है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के ट्राइब हैं, अंडमान के ट्राइब्स हैं, लक्षद्वीप के ट्राइब्स हैं। अब सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स कैसे हैं, उनका देखो वो तो जब मीडियम स्टेचर के हैं या फिर शॉर्ट स्टेचर के हैं। उनका जो हेड है वो डोलिकोसिफालिक है। ठीक है, तो नोज भी उनका जो है वो लॉन्ग नोज है, मिजोसिफेलिक है, मीडियम नोज है, या फिर मिजो मिजोरियन नोज है। और उनका फेस भी जो है मीडियम फेस है, मिजो प्रोसोपिक फेस है। ठीक है, तो उनमें अब सेंट्रल इंडिया में ट्राइब्स के मैंने बताया था आपको, मुंडास हैं, संथल्स हैं, होस हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्राइब्स हैं यहाँ पे। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न के जो ट्राइब्स हैं, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो ट्राइब्स हैं उनकी हम बात करते हैं। जो वेरियस इनमें ट्राइब्स में, हाँ, हम लोग देखते हैं इनके फीचर्स कैसे हैं। शॉर्ट स्टेचर है उनका, और उनमें मंगोलॉइड फीचर्स है। हमने पढ़ा था रेशियल ग्रुप्स में मंगोलॉइड कहाँ कहाँ रहते हैं, वो ऊपर हिमालय रीजन में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहते हैं। तो यहाँ के जो है उनमें मंगोलॉइड फीचर्स हैं। ठीक है, तो इनमें आपने शॉर्ट स्टेचर का बता देना है। सेंट्रल, अब जब सेंट्रल हिमालयाज की बात करते हैं तो इनमें सेंट्रल हिमालयाज में जो है वो जो ट्राइब्स हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स से मिलते जुलते हैं, और मंगोलॉइड के फीचर्स हैं और शॉर्ट स्टेचर के हैं वो। और उनका स्किन कलर जो है वो येलोइश कलर है। ओके, तो इनमें जो है सेंटर, उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास की अगर हम बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट, तो इसमें आते हैं शॉर्ट स्टेचर के, ना बिलो मीडियम स्टेचर के आते हैं। और हेड इनका डोलिसोकोस्फेलिक है, और मिजो लेप्टोरिन नोज है। ठीक है, लेप्टोरिन नोज है, और मिजो जो लेप्टोस्प्रोसोपिक मिजोप्रोसोपिक इनका फेस है। फेस भी इनका मीडियम से लॉन्ग है, या फिर इनका नोज भी मीडियम से जो है वो लॉन्ग नोज है। ओके, फेस भी इनका लॉन्ग फेस है। ओके,
तो हेड भी इनका डोलिकोसेफेलिक है। तो इन पे जो G6PD हमने पढ़ा था, तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है डेफिशिएंसी होती है इनमें। ओके, उस पर अंडरमैनिस की बात करें, ये भी इनके भी ब्रॉड ब्रैक्टिसेफेलिक इनके हेड है जो शॉर्ट स्ट्रेचर के। तो इनका नोज भी ब्रॉड है। ब्रॉड नोज का मतलब मिजोरिन नोज है, या फिर इनका जो फेस है मिजो प्रोसोपिक फेस है, या फिर यूरी प्रोसोपिक फेस है। मिजो प्रोसोपिक फेस है या फिर यूरी प्रोसोपिक फेस है, मीन्स ब्रॉड फेस है इनका। ठीक है, और इनका नोज भी ब्रॉड है। अब लक्षद्वीप के हैं वो भी ट्राइब्स जो है वो भी, उनमें भी एब्सेंस है G6। एक अंडमान एंड निकोबार जो लक्षद्वीप के ट्राइबल ग्रुप्स हैं, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनमें डेफिशिएंसी है C6PD की डेफिशिएंसी है। C6PD की G6PD की डेफिशिएंसी है, इट इज G6PD की डेफिशिएंसी है। तो इनमें जो इंडियन ट्राइब्स है जो है वो बड़ी ज़्यादा उनमें वेरिएबिलिटी है। ओके, तो इनमें ए जीन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लक्षद्वीप में और अंडमान में। ठीक है, और आपने बताना है इसमें अंडमानीस हैं, ओंजीस हैं। तो इनमें हम बहुत सारी स्टडीज की हुई है तो बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी के ऊपर। तो हमने देखा कि कैसे शॉर्ट स्ट्रक्चर के होते हैं, या फिर ब्रॉड उनका नोज, उनका लेप्टोरिन नोज है। तो और फेस उनका मिजो प्रोसोपिक फेस है, या फिर न्यूरो प्रोसोपिक फेस है। ओके, तो तो इनमें जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये जो शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं, उनका फेस जो है ब्रॉड है, नोज भी ब्रॉड है। तो मिजो नोज जो है वो मिजोरिन नोज है, या फिर लेप्टोरिन नोज है। डोनिकोसिफालिक जो है वो ब्राचिसेफेलिक हेड है इनका। फेस इनका यूरी प्रोसोपिक फेस है, मीजो प्रोसोपिक फेस है, याद रखना आपने। ठीक है, फेस की फॉर्म बतानी है आपने, हेड की फॉर्म बतानी है, नोज की फॉर्म बतानी है। अब देखो डेफिशिएंसी है जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के ट्राइब हैं, और या फिर जो लक्षद्वीप के ट्राइब हैं, उनमें डेफिशिएंसी है G6PD की डेफिशिएंसी है। उसके बाद अब देखते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी ए की फ्रीक्वेंसी हाई किसमें है। अब देखो जो मैं आपको बताता हूँ, जो 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 सेंट्रल इंडिया के ट्रेड हैं ट्राइब्स हैं, उनमें सिकल सेल ट्रेड ज़्यादा है। ओके, तो उनमें अब देखो ए जीन किन में ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स में ए जीन ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स में। और ए जीन है इनमें अंडमान के लोगों में भी, लक्षद्वीप के लोगों में भी ए जीन जो है वो ज़्यादा है। तो और उसके बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है, उसमें भी एजियन ज़्यादा है। ठीक है, आपने याद रखना है। तो इनके जो आप याद रखना है इसमें जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और लक्षद्वीप में, और जो वहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनमें हाई फ्रीक्वेंसी है ए जीन की। ओके, अब देखो बी जीन की फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ पे है। बी जीन की फ्रीक्वेंसी है जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है एंड बी जीन की। ओके, इनमें है बी जीन की फ्रीक्वेंसी। और आप देखेंगे बी जीन जो है जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से, वहाँ पे बी जीन की फ्रीक्वेंसी है। और कहीं हमें देखने को नहीं है बी जीन की फ्रीक्वेंसी, हाई नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एम जीन की। अब देखो एम जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स में है। एम जीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइब में भी है एम जीन। एम जीन सेंट्रल इंडिया के ट्राइब में भी है। ओके, अब अंडमान के निकोबार में भी है। तो अब लक्षद्वीप की में भी है। अब देखते हैं इनमें जो जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना, इनमें एम जीन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब ए जीन की फ्रीक्वेंसी भी इनमें ज़्यादा है। बी जीन की फ्रीक्वेंसी भी इनमें ज़्यादा है। एम जीन की भी है, बी जीन की भी है, ए जीन की भी है। और ओ जीन की फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें,
ओ जीन की फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो ओ जीन है आपको सिर्फ एक ही में मिलेगा। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में ओ जीन की फ्रीक्वेंसी है। एम जीन की फ्रीक्वेंसी आपको सब जगह मिलेगी, लेकिन अंडमान जो बी जीन है ना, बी जीन की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी आई थिंक एक ही में। ए जीन की फ्रीक्वेंसी तो आपको सब जगह मिलेगी, एम जीन की फ्रीक्वेंसी भी आपको सब जगह मिलेगी। और और आपको जो ए जीन की फ्रीक्वेंसी है ना, ए जीन, ए जीन की फ्रीक्वेंसी भी आपको, एम जीन की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, ए जीन की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, बी जीन की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ओके, अब देखो कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हुई थी, ठीक है ना। अब देखो अ, अ, अब डीएन मजूमदार ने स्टडी की थी, बसीर ने स्टडी की थी। अब जो सिकल सेल की स्टडी की थी, अब सिकल सेल और डनलोप एंड मजूमदार ने रिपोर्ट किया था सिकल ग्लो हेमोग्लोबिन जो अपर असम में है उनमें भी है। और जो सिकल सेल जो ट्रेट है, हेमोग्लोबिन है, वो सेंट्रल ट्राइब्स में मिलता है। और असम के जो टी गार्डनर्स हैं अपर असम पे, वहाँ पे भी सिकल हेमोग्लोबिन आपको मिलता है वहाँ पे भी। ओके, तो अब देखें और उसके बाद जो डीएनए मजूमदार ने क्या किया, रिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन और लिंग्विस्टिक एफिनिटी, तो शेयरिंग ऑफ वन और टू हैप्लोटाइप्स अक्रॉस पॉपुलेशन विद इंडिया शो ए हार्मनी ऑफ लिनेज इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टिपिकल सा है, साइंस बायोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसको आपने लर्न करना है, 2-3 बार लर्न करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ याद ही नहीं करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है और इसको रिलेट करने की कोशिश करनी है। ओके, तो इसमें आता है देखो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में जो डिफरेंट मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है आपको, ठीक है। एम जीन की फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ है, बी जीन की फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ है, ए जीन की फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ है, एम जीन की फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ है, सिकल सेल हेमोग्लोबिन कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे असम में मिलता है, सेंट्रल ट्राइब्स में मिलता है, ठीक है। एम जीन जो है वो सेंट्रल इंडिया के ट्राइब है। फिर उसने बताया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ट्राइब हैं, फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के ट्राइब हैं, सेंट्रल इंडिया के ट्राइब हैं, लक्षद्वीप के ट्राइब हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ट्राइब हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 ट्राइब को लोगों को उसने स्टडी किया। ओके, अब देखते हैं तो अब कंक्लूजन देखेंगे। जो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड पॉपुलेस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत सारे ज्योग्राफिकल क्लाइमेट डाइवर्सिटी के होने के साथ साथ जीन की डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी भी है, कल्चर की डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इंडियन ट्राइब्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब एलपी विद्यार्थी ने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। जो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट था, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल इंडिया ऑफ इंडिया ने स्टडी किया था, तो उसमें कहा था एम जीन की फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया में मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगी, और आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिल जाएगी। तो ये याद नहीं रहने वाला है, इसको बार बार याद करना पड़ेगा बच्चा। तो उसके बाद आगे आप बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो एलपी विद्यार्थी ने कहा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन दी कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो किस हमारे जो इंडिया के जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, तो उनमें कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी, ठीक है। एससी द्यूब ने कहा कि 4 ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, ठीक है। मिडिल जोन में है, साउथ जोन में है, वेस्टर्न जोन में है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन में है। ओके, तो अब देखो पहले आते हैं हिमालयन रीजन में। अब हिमालयन रीजन में कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एक तो लेप्चास है वहाँ पे, लद्दाखीस हैं, फिर गारोस हैं, खासीस हैं। ओके, तो अब देखो गारोस, खासीस, फिर थारूस भी हैं, है ना, बोतियास भी हैं, फिर और कौन से हैं, खासीस, गारोस, लेप्चास, कुकीस,
ठीक है। उसके बाद मिडिल इंडिया रीजन, मिडिल इंडिया रीजन में मैंने आपको बताया मुंडास है, ओरवांस है, संतल्स है, गोंड्स हैं, बुरिया हैं, खरिया हैं, जुआंग्स हैं, उड़ीसा के जुआंग्स ऑफ उड़ीसा, तो बैगा है, मरिया है, बैगा है, मुरिया है, तो मुरिया है, मारिया है, ठीक है। अब वेस्टर्न इंडिया रीजन की बात करें, यहाँ पे बिल्स हैं, यहाँ पे मीनास हैं, जहाँ पे आपको कोलीस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बिल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मीनास मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको सिद्दीज मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दामोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको और भी ट्राइब्स गोंड्स आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हिमालयन रीजन में, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, ठीक है। इसमें ईस्टर्न नहीं, कहीं नहीं आपको मिलेगा, वेस्टर्न मिलेगा, मिडिल मिलेगा, साउथर्न मिलेगा। और अब साउथ इंडियन ट्राइब्स में है टोडास, कोटास, ठीक है, टोडास है, कोटास है, ठीक है, पंडियंस हैं, पंडियंस हैं, इरूलास हैं, बडग्गास हैं, तो पंडियंस, इरूलास, बडग्गास, टोडास, कोटास, ये ट्राइब्स जो है वो साउथ इंडिया में है। अब जो जब हमने जुआंग्स है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, मुंडास है, संथल्स है, हो है, तो मुरिया है, मारिया है, देन बैगास हैं। अब साउथ में बडग्गास हैं, तो आप सिद्धीज की बात कर लो, वर्लीज की बात कर लो, गॉन्ड्स की बात कर लो, ये आपको वेस्ट इंडिया रीजन में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद भिल्स आपको वहाँ मिलेंगे। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एलपी विद्यार्थी ने की थी। हिमालयन रीजन में आपको ट्राइब्स मिल जाएंगे, आपको सेंट्रल इंडिया में ट्राइब्स मिल जाएंगे, वेस्ट इंडिया में ट्राइब्स मिल जाएंगे, साउथ इंडिया में ट्राइब्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको कुछ ट्राइब्स आपको आइलैंड रीजन में मिलेंगे। अब देखो साउथ में कौन से आगे, पंडियंस आगे, पंडियंस हैं, बडग्गास हैं, फिर इरूलास हैं, फिर उसके बाद टोडास हैं, देन कोटास हैं, ओके। उसके बाद आइलैंड रीजन, आइलैंड रीजन में कौन कौन से ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको ऑन्जेस मिल जाएंगे, अंडमानीज मिल जाएंगे, नॉर्थ सेंट्रलीज मिल जाएंगे, जारवास मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद आप जब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, बायोजेनेटिक की वेरिएशन कैसे है, हमें मैंने बताया आपको, है ना। कोई शॉर्ट स्ट्रेचर का है, कोई येलो स्किन्ड है, कोई ब्रॉड नोज का है, कोई ब्रॉड हेड का है, कोई मीडियम नोज का है, कोई नैरो नोज का है। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में आपको मैंने बताया। तो अब बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी भी पढ़ ली हमने, उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ ली, इंडियन ट्राइब्स की ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ओके। तो रेशियल क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया उसमें, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे अब लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है ट्राइबल्स में। अब देखो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की को बताया था एलपी विद्यार्थी ने, और एलपी लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एलपी विद्यार्थी ने, विनय कुमार और एलपी विद्यार्थी ने बुक लिखी थी ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा था कि लैंग्वेजेस जो है ट्राइबल की, जो लैंग्वेजेस के बारे में बताया था। अब इन्होंने ट्राइबल्स की लैंग्वेज के बारे में जो बताया था, उसमें क्या था, जो ट्राइब्स होते हैं, तो एलपी विद्यार्थी हैं, विनय कुमार हैं, ठीक है। तो उनकी द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, तो ये ट्राइबल कल्चर है इंडिया की, इन्होंने क्या किया, एलपी विद्यार्थी हैं, विनय कुमार हैं, एलपी विद्यार्थी एंड विनय कुमार राय, तो इन्होंने इनकी बुक में क्या किया, तो ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, इन्होंने जो ट्राइब्स की लैंग्वेजेस के बारे में बताया। अब देखो इंडियन आर्यन फैमिली में अगर हम देखें, तो देखो बिल्स हैं, तो वो बिल्स के द्वारा बोली जाती है। तो उसके बाद ये आप देखें जो गुजरात के ट्राइब्स हैं, फिर मध्य प्रदेश के ट्राइब्स हैं, फिर महाराष्ट्र के ट्राइब्स हैं, फिर यूपी के ट्राइब्स हैं, गुजरात राजस्थान के ट्राइब्स हैं। इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो इंडो आर्यन फैमिली से होती हैं। अब जो गुजर्स के ट्राइब है ना, बिल्स ट्राइब्स हैं, ये आपने याद रखना है।
बगबैगा ये जो ट्राइब्स है ना, बिल्स हो गया, फिर इसमें आपने याद रखना एक गुजर्स जो ट्राइब है गुजरी, तो ये भी इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद ट्राविडियन फैमिली, ट्राविडियन फैमिली में आई थिंक मुंडा जो साउथ के हैं, जैसे इरुलास, पंडियंस, बडगास, ओके, इरुलास, ठीक है, कडार्स ऑफ केरला, तो ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। अब ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के ऊपर मैं बताऊं आपको, इसमें देखता हूँ मुंडा की जो लैंग्वेज है वो इस फैमिली से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। इसका संतल्स भी है, मुंडा संतल्स होगी, है ना, तो इनकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रोसेटिक फैमिली से बिलोंग करती है। अब जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ ट्राइब्स हैं, गारो एंड खासी, जिनको हमने उनमें पढ़ा था, जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं गारो एंड खासीस, तो उनकी खासीस एंड जैनितियास जो मेघालय के हैं, उनकी मॉन कैमर ग्रुप है और वो ऑस्ट्रोएशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ट्राइबल ग्रुप की लैंग्वेज फैमिली ये आती है। तो सिम्नो तिब्बतन फैमिली से बात करें, इसमें आ जाते हैं हमने बात की थी लेप्चास की, बोतियास की, थारूस की, ओके, लाहौली की, है ना, लद्दाखी की, ठीक है, नागास की, तो बोडो की, तो ये सारी जो लैंग्वेज ग्रुप हैं मैंने बताया आपको। बाकी जो खासी एंड को छोड़ के और जानितिया की जो लैंग्वेज है वो आती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में से बिलोंग करती है। बाकी जो सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, कौन सी, तो इन्होंने कहा कि ये इसमें आती है जो सिनो तिब्बतन फैमिली है। सिनो तिब्बतन फैमिली जो है, सिनो तिब्बतन फैमिली की अगर हम बात करें, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें आती है नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स के आएंगे कुछ लोग, जैसे लद्दाखी हो गई, फिर उसके बाद लाहौली हो गई, किन्नौरी हो गई, फिर उसके बाद लेप्चास हो गया, ठीक है, ये सारी जो हैं ये सिनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एलपी विद्यार्थी ने, बीके राय ने ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया में लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशन की बताई है, लैंग्वेजेस क्या क्या बोली जाती है ट्राइब्स के द्वारा, और इनकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है इनकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है, कौन कौन से जीन्स इनमें प्रेजेंट है, इनकी फेशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी नेशनल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फेशियल इंडेक्स कैसा है, नेशनल इंडेक्स कैसा है, फिर क्रेनियल इंडेक्स कैसा है, फिर इनका स्ट्रेचर कैसा है, ओके, तो हेड फॉर्म कैसी है, फेस फॉर्म कैसी है, ओके, फेशियल इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया, वो एलपी विद्यार्थी ने बताया है, बीके राय ने डिस्कस किया है इसमें। तो एक पीपल ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने पीपल ऑफ इंडिया में बताया है कि कौन सी बायोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनमें पाई जाती है। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब लिंग्विस्टिक के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्राइबल ग्रुप्स की, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्राइबल पॉपुलेशन की, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है ट्राइबल ग्रुप्स की। देखो ट्राइब्स को मैंने मैंने आपको एक एक टॉपिक मैंने बड़े अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है। अगर ये टॉपिक आप मेरे वीडियोस सुनते हो तो आपको बड़ी नॉलेज आपको गेन हो जाएगी और आप एक अच्छे पेपर में अच्छा स्कोर आप कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है सोशल प्रैक्टिसेस क्या है। अब ट्राइबल की कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ट्राइबल को हम बोलते हैं एंडोगैमस ग्रुप भी बोलते हैं। ट्राइबल ग्रुप एक इग्लिटेरियन का नेचर भी होता है। इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है बड़ा सिंपल होता है, रिलीजियस सिस्टम इनका बड़ा सिंपल होता है। इनकी इकोनॉमी जो होती है वो हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी होती है। इनकी आपस में बड़ी यूनिटी वगैरह बड़ी होती है, क्लान्स होते हैं इनमें इनमें ठीक है, इनमें ओके। तो एंडोगैमस ग्रुप है, तो इनके आपस में क्या होते हैं टाइज, ये ब्लड रिलेशनशिप होते हैं इनके, ठीक है। हाँ, टोपोग्राफी कॉमन होती है इनकी, ठीक है। तो ये मैंने बताया। और ट्राइबल की इकोनॉमी, एलपी विद्यार्थी और बीके रॉय ने भी ट्राइबल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया। तो इनकी जो ट्राइबल की जो इकोनॉमी है
वो आप देखो इकॉनमी में क्या करते होंगे, क्या काम करते होंगे। फॉरेस्ट में जाते हैं, लकड़ी उठाते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, ज़ूम कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं और लकड़ी जलाते हैं। और क्या एक्टिविटी है उनकी, पेस्टोलिज्म करते हैं वहाँ पे, डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल्स की, ठीक है। और क्या एक्टिविटी रहेंगी उनकी, और वो पेस्टोलिज्म करते हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी है, ट्राइबल इकोनॉमी यही होती है। तो इनका जो मैं बताता हूँ आपको, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। अब फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में कौन कौन आता है, जुआंग से है, उड़ीसा से, ठीक है। तो आपको बताऊंगा कडार्स ऑफ केरला, कडार्स केरला के हैं, पन्नियम्स भी जो है वो तमिलनाडु के हैं, साउथ के हैं। तो ये फॉरेस्ट के ऊपर इनके करते हैं डिपेंड। तो इनका जो जो है डिवीजन कैसे होती है, तो जेंडर, इनका जेंडर के बेस पे इनका इनकी जो वो काम की जो है वो बांटा जाता है इनको, इनके। तो टेक्नोलॉजी भी इनकी सिंपल होती है, नाइफ होती है इनके पास, लकड़ी के ब्लॉक होते हैं इनके पास, है ना। तो अभी भी इनके पास वही एक्से हो जाएगा, हैंड एक्से है वो होगा इनके पास, ठीक है। एरो होंगे इनके पास, ठीक है। तो वहाँ पे ये करते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं, छोटा छोटा काम, मोटा मोटा काम करते हैं। तो ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बिरहोर है। तो ये वो एक छोटा सा टूल होता है उनके पास, बिरहोर हंटिंग गैदरिंग ट्राइब है, ठीक है। जुआंग से है और उड़ीसा, कडार्स ऑफ केरला, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। कोई इनमें कमाने का होता नहीं कि हम कोई चीज बेचेंगे तो हम प्रॉफिट करेंगे। इनका होता है कि बस प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है इनका। इनका होता है कि मीडियम इनका होता है बार्टर सिस्टम। तो मनी के इस्तेमाल, तो गुड्स जो है वो ये अपने लिए रखते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स भी हैं, ये एक्सचेंज भी करते हैं सामान को दूसरे के साथ, तो लेकिन मनी के लिए नहीं करते। तो कम्युनिटी जो है वो कोऑपरेटिव यूनिट है। तो जैसे मैंने बताया आपको, मुंडास है, हो है, बडग्गास है, ठीक है, कोटास है, टोडास है, बडग्गास है, कुरुम्बास है। तो ये आपस में कुछ एक दूसरे को रोक देते हैं। एक ट्राइबल ग्रुप दूसरे को कर्ड देता है और डेयरी प्रोडक्ट देता है। एक किसी को कुछ पोल्ट्री दे देगा, एक दूसरा ट्राइब किसी को ग्रेन्स दे देगा, क्लोथ दे देगा। तो है ना, इस तरह से जो करते हैं, ठीक है। मुंडा हो एंड सर, तो मैंने आपको बताया इस तरह से इनका आपस में सेरिमोनियल एक्सचेंज चलता है। तो ये बताना है आपने। तो मार्केट इनमें रेगुलर मार्केट नहीं होती, वीकली मार्केट लगती है, पीरियड के बाद कुछ कुछ टाइम के बाद इनकी मार्केट जो है वो लगती है, ठीक है। तो बड़ा ही इनका जो है, मैंने बताया आपको कि इनकी क्लासिफिकेशन भी मैंने बताई आपको, ठीक है। ट्राइब्स की क्लासिफिकेशन बताई इकोनॉमिक के बेस पे, और सबसिस्टेंस पैटर्न के बेस पे मैंने इनकी करेक्टरिस्टिक्स बताई। कितना कुछ हमने पढ़ लिया, ट्राइब कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, इनकी लैंग्वेजेस क्या हैं, इनकी सोशल प्रैक्टिसेस क्या है, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या है। और जब तो यही चीज़ों की स्टडी करके फिर ये गवर्नमेंट को बताते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को बताते हैं कि ऐसी उनकी इकॉनमी है। तो उनको जब आपने रिहेबिलिटेट करना है तो उनको कैसे करना है, उनको अगर आपने एम्प्लॉयमेंट देनी है कैसे देनी है, अगर उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ जोड़ना है तो उनके लिए कैसी स्कीम्स होनी चाहिए, है ना। उनको लैंग्वेज किस लैंग्वेज में उनको पढ़ाना है आपने, ठीक है। तो उनके उनके लिए फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, उनके लिए स्पिरिट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारा चीज़ें बायोलॉजी स्टडी करती है। तो सिर्फ हम ट्राइब्स की स्टडी नहीं करते, हम सोसाइटी की भी स्टडी करते हैं, हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की भी स्टडी करते हैं, हम कल्चर की भी स्टडी करते हैं, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज की कल्चर स्टडी करते हैं, हम विलेज की स्टडीज करते हैं, ठीक है। हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं, हम साइको जो हमारा जो फाइलोजेनेटिक स्टेटस है, जो हमारे फॉसिल एविडेंसेस हैं डिफरेंट, चाहे वो ऑस्ट्रालोपिथिकस हो, चाहे वो होमो इरेक्टस हो, चाहे वो निएंडरथल्स हो, चाहे वो होमो सैपियंस हो। तो ये सारी चीज़ों की हम चीज़ें पढ़ते हैं, कल्चर की एवोल्यूशन पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ का भी पढ़ते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का भी पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये
बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें आपने फिजिकल चीजें भी पढ़नी है, इसमें आपने बायो भी पढ़नी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंस है और स्कोरिंग भी है जी। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको किस तरह से इनकी इकॉनमी बेस्ड होती है। तो ठीक है, तो जैसे कि हम आप बात कर रहे थे तो ट्राइब के बारे में, इनकी ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन सिक्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स, हाँ, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, देखो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या किन मुश्किलों से इनको गुजरना पड़ता है। ठीक है, किन मुश्किलों से का इनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले है लैंड एलिनेशन, कैसे वो लैंड से जुदा हो जाते हैं। ओके, तो इसमें जो है लैंड एलिनेशन कैसे होती है, ये बताया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ट्राइब्स की स्टडी की है तो उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से इनको बेदखल कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो क्या हुआ था फर्स्ट फेज में, जब क्या हुआ था, ट्राइबल की टेरिटरी जब मिलाई गई थी मेडिबल रूलर्स ने अपने साथ, तो क्या हुआ था, तो kings actually to earn more resources from the land taken from no agricultural tribal people distributed to caste people। तो ट्राइबल लोगों की अनदेखी होती थी मिडिवल पीरियड में भी। तो किंग, तो it is argued that kings invited outsiders and tribal people who were not ready to cultivate, in consequences they became marginalized। अब त्रिपुरा में क्या था, किंग्स होते थे, ये इनको बुलाते थे कल्टीवेशन के लिए, लेकिन ये ट्राइबल के लोग जो है वो कल्टीवेशन नहीं करते थे, इसलिए ये मार्जिनलाइज्ड रह गए, जो नहीं आए मेन स्ट्रीम में, ये रह गए उधर ही। तो सेकंड फेज में क्या हुआ, लैंड एलिनेशन। लैंड एलिनेशन कैसे हो गई, क्योंकि ये क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। जब ब्रिटिश ने इंडिया में आई तो उन्होंने फॉरेस्ट को इनको अलग कर दिया, इनको कहा कि आप नहीं फॉरेस्ट का इस्तेमाल करोगे, हम इसको फॉरेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, हम उजाड़ेंगे फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट को क्या बना दिया, रिजर्व वन डिक्लेयर बना दिया, रिजर्व वंस। ठीक है, रिजर्व कर दिया गया। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, ऑथोराइज लोग होते थे, वो टिम्बर को कलेक्ट करते थे। तो उसको जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उनको उनको आइसोलेट करके रखा जाता था। ठीक है, जब रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन की गई यहाँ पे। ठीक है, ये आता है। अब थर्ड फेज का एलिनेशन कैसे हुआ, जब मेडिवल पीरियड में हुआ एलिनेशन, वो तो आए नहीं मेन स्ट्रीम में, वो खुद ही हो गए। ब्रिटिश के पीरियड में उनको ब्रिटिश ने उनको एलिनेट कर दिया। उसके बाद जब प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, डैम वगैरह लगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगे, तब भी ये अलग हो गए। तो प्रोटेस्ट क्या हुआ, प्रोटेस्ट जो है वो किस तरह से करते थे, ये वायलेंट प्रोटेस्ट भी करते थे। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को उनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ती थी, साइलेंस भी हो जाते थे, शॉक में चले जाते थे, तो वो चुप ही रहते थे। ठीक है ना, तो ये भी होता था। तो उसके बाद जो है वो एजेंसीज इनके बिहार में प्रोटेस्ट करती थी। तो इस तरह से इनका प्रोटेस्ट होता था। अब रीजंस क्या थे लैंड एलिनेशन के, कैसे ये लैंड से इनको सेपरेट कर दिया जाता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेशन कर दी जाती थी। तो उसमें ट्राइबल की लैंड को नॉन ट्राइबल लोगों को बांट दिया, उनको उनके नाम पे कर दी जाती थी। ओके, तो ये यहाँ पे ओके, तो इसमें बेनामी ट्रांसफर हो जाती थी। तो क्या होता था, बेनामी ट्रांसफर्स ऐसे होती थी कि जो आदिवासी की लैंड थी तो उनको उनसे ले ली जाती थी, इलीगल ट्रांजैक्शंस होती थी। तो वो उनके नाम पे जो है वो लैंड लॉर्ड्स अपने नाम पे लैंड जो है वो कर लेते थे। अब मॉर्गेजिंग करते थे। अब ट्राइबल लोग जब गरीब हो जाते थे, जब तो वो अपनी लैंड को मॉर्गेज करते थे मनी लेंडर्स के पास, तो वो अपना लोन नहीं चुका पाते थे, इंटरेस्ट
नहीं चुका पाते थे, तो वो वहाँ पे टीनेंट बन जाते थे और वो अपनी ही लैंड पे वो नौकरों की तरह काम करते थे। तो ये भी कारण था कि वो जो है वो मॉडगेजिंग से वो और पॉवर्टी में चले गए। तो जैसे बड़ी सारी स्टडीज की है, ठीक है ना। तो इसमें एनक्रोचमेंट भी हो जाती थी। एनक्रोचमेंट देखो जब मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट कोई सोलर पावर प्लांट लगाया था मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे लैंड जो थी वो फोर्सिबली गुर्जर फैमिलीज थी, वहाँ पे बिल्स फैमिली थी, तो वहाँ से उनसे लैंड जो है वो जबरदस्ती उनसे छीनने गई थी। तो उनको बोला गया था कि आपको हम लैंड जॉब देंगे, हम आपको लैंड प्रॉमिस करेंगे। लेकिन क्या हुआ, तो अभी वो पॉवर्टी में रह रहे हैं और गरीब रह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो ये बेसिकली एक केस है मध्य प्रदेश में, ये हुआ था केस, ठीक है। तो उसके बाद आता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट होती थी। डेवलपमेंट किस नाम से होती थी? गवर्नमेंट ने क्या करते थे, डैम्स बनाती थी, जैसे सरदार सरोवर डैम बनाया नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। तो बड़े बड़े मीडियम डैम्स बनाए, स्मॉल डैम्स बनाए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वाटर जो है वो कितने 40 मिलियन लोगों को मिलेगा, इरिगेशन की फैसिलिटी होगी, बिजली मिलेगी लाखों लोगों को, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बड़े सारे लोग जो है वो डिस्प्लेस किए थे और मेजोरिटी जो थे वो आदिवासी थे। ये मैं आपको बताता हूँ, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर में बना था। तो ये डेवलपमेंट इंड्यूस्ड भी डिस्प्लेसमेंट होती थी, एनक्रोचमेंट भी हो जाती थी, मॉर्गेजिंग भी हो जाती थी, बेनामी ट्रांसफर्स भी हो जाती थी, मैनिपुलेशन हो जाता था। तो इस तरह से उनकी जो जमीनें जो थी वो हड़प कर ली जाती थी। तो रीजंस था ये लैंड का ना डेवलपमेंट इंड्यूस्ड प्रोजेक्ट हो जाते थे, फिर उनसे बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाती थी, मैनिपुलेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कर दी जाती थी, बेनामी ट्रांसफर हो जाती थी, मॉर्गेजिंग हो जाती थी और एनक्रोचमेंट हो जाती थी। ठीक है, अब गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स थे इसको लैंड एलिनेशन को रोकने के लिए? अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पंचायत को एक्सटेंड कर दिया, जो शेड्यूल्ड एरियाज थे ना, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, जिसको हम पीसा 1996 भी बोलते हैं। इसको क्या हुआ कि पंचायत जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज में भी बनने लगी, वहाँ पे भी ग्राम सभा बनने लगी, तो अपने डिसीजन लेते थे वो, ठीक है। तो अब ग्राम सभा को कंसल्ट करना होता था अगर किसी प्रोजेक्ट को, लैंड को, आदिवासी की लैंड को अक्वायर करना होता था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के मेजर हुए हैं। अब देखो इसके बाद फिर एक और क्या है, आर्टिकल 244 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट गवर्नर जो है वो मना कर सकता है कि कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर कोई लैंड है तो उसकी ऑनरशिप को, उसकी अलॉटमेंट, लैंड की अलॉटमेंट को दूसरे मेंबर्स को, अदर नॉन शेड्यूल्ड मेंबर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ओके, ताकि क्या होता था कि मनी लैंडर्स को रोकने के लिए, कि वो लैंड ग्रैबर्स को रोकने के लिए ये गवर्नमेंट ने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। उसके बाद क्या हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, अब रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट है। और एक क्या हुआ, अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया जब 2000, मैंने बात की आपसे, इसमें लैंड एक्विजिशन की है बात की, ठीक है। पीसा पीसा 1996 की बात की, लैंड एक्विजिशन की बात की, उसका फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया ना, तो उनको जो ट्राइबल्स को बोला गया कि आप फॉरेस्ट का कुछ परसेंटेज अपने लिवलीहुड के लिए आप इस्तेमाल करोगे, तो उनको फॉरेस्ट राइट दे दिए गए एक किस्म से, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक लैंड एक्विजिशन, अब जो खाका रिपोर्ट थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि पीसा को स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लास्ट तो बने हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के राइट दे दो जी उनको, है ना। तो ग्राम सभा की कंसेंट होगी तभी जाके वो लैंड को अक्वायर कर सकेंगे।
ओके, उसके बाद ये आ गया हमारा लैंड एलिनेशन का, ठीक है। तो इस तरह से लैंड एलिनेशन जो था, गवर्नमेंट ने किस तरह से लैंड एलिनेशन होती थी, उससे ट्राइबल्स गरीब हो जाते थे, उनको बिनामी ट्रांजैक्शन से उनसे लैंड छीन की जाती थी, गवर्नमेंट डैम बनाती थी, तो उनको ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करती थी। तो इसके बाद जब वो लैंड से अलग हो जाते थे, तो गवर्नमेंट के मेजर्स ने बहुत मेजर किए कि इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए। पहले तो ये था कि इनको इनको पिज़्ज़ा का जो है ना एक्ट है वो लागू किया गया शेड्यूल्ड एरियाज में। उसके बाद गवर्नर के पास पावर्स होती थी कि वो कोई नॉन ट्राइबल्स जो है वो ट्राइबल लैंड को परचेज नहीं कर सकता। इसमें मनी लैंडर्स को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। उसके बाद फिर रिहेबिली ये आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, जिसमें फॉरेस्ट डिवेलपर्स को राइट दे दिए गए कि आप फॉरेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो जब पंचायत बनी तो पंचायत को कंसल्ट करके ही कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो ट्राइबल एरियाज में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स सेटअप कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ें थी, ये लैंड एलिनेशन के एलिनेशन से ये ट्राइबल्स को नुकसान हुआ, और ट्राइबल्स जो है वो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन मेजर्स भी लिए ताकि लैंड एलिनेशन को रोका जा सके। तो गाइस इस वीडियो में मैं लैंड एलिनेशन तक ही रखता हूँ। आगे इसके आगे जो और जो ट्राइबल प्रॉब्लम्स थी अदर, तो उसको कम्युनिटीज में जो प्रॉब्लम थी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू।